Okay, G. So now we are going to cover decision trees. Uh, Decision trees are relatively less talked about model or algorithm in the context of machine learning, particularly with the invent of neural networks. But decision trees historically काफ़ी यूज़फुल और प्रोडक्टिव एल्गोरिदम्स रहे हैं, ख़ास तौर पर जब हमें मॉडल करना हो स्ट्रक्चर्ड डेटा को. So let's talk about what decision trees are. Here we have an example of cat classification. So say we have some cat adoption center और उसके अंदर जो animals आते हैं तो उनको फॉर एग्जांपल उनके फीचर्स को देखकर रिकग्नाइज करने की कोशिश की जाती है कि वो कैट्स हैं या नहीं हैं. लेट्स से वी हैव थ्री फीचर्स. Ear shape can have, for example, two possible values, pointy and floppy. We have face shape. Face shape can have two possible values, round and not round. And similarly, whiskers. Whiskers can also have like two possible values, present or absent. And based on these three features, the animals are classified as either a cat or a not cat. So one represents cat and zero represents a not cat. एंड रिमेंबर दैट हियर जब हम बात कर रहे हैं इन फीचर्स की, तो रिमेंबर कि डिसीजन ट्री को बतौर इनपुट हम इमेजेस नहीं दे रहे होंगे, बल्कि ये फीचर्स दे रहे होंगे जो कि एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है. अगर हमें इमेजेस को प्रोसेस करना हो तो डिसीजन ट्रीज कोई सूटेबल चॉइस नहीं है प्रोसेस करने के लिए. इन दैट केस हमें न्यूरल नेटवर्क की तरफ ही जाना होगा. सो फीचर्स को आमतौर पे एज द कन्वेंशन है हम एक्स वेरिएबल के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं. सो ईयर शेप इज x1, फेस शेप इज x2 एंड विस्कर्स इज x3. एंड लेबल को हम जनरली y से रिप्रेजेंट करते हैं. Now here we see a tree already drawn for us. We will talk about it shortly कि हम ट्री को बनाते कैसे हैं. फर्स्ट करें हमारे पास ये एक ट्री मौजूद है. So a tree always begins with like root node. So root node के ऊपर फर्स्ट करें कि हमारा जो डिसीजन क्राइटेरिया है वो हम ईयर शेप की बेसिस के ऊपर स्प्लिट कर रहे हैं. ईयर शेप में हमारे पास दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, पॉइंटी एंड फ्लॉपी. सिमिलरली उसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो हमें फिर किसी डिसीजन क्राइटेरिया की ज़रूरत पड़ती है. तो फर्स्ट करें लेफ्ट पे हम फेस शेप पे और राइट पे हम विस्कर्स की बेसिस के ऊपर स्प्लिट कर रहे हैं. राइट, एज आई सेड दैट वी विल शॉर्टली बी टॉकिंग अबाउट इट कि हम ये बनाते कैसे हैं. वी हैव नॉट कवर्ड दैट एस्पेक्ट येट. सो फेस शेप के ऊपर अगर हम डिवीजन करें तो जो लेफ्ट पे आइटम्स जा रहे हैं, फर्स्ट करें कि वो सारे के सारे कैट्स हैं, और राइट पे जो जा रहे हैं वो सारे के सारे नॉट कैट्स हैं. वी विल शॉर्टली बी कमिंग इन टू इट कि हम एक डिसीजन ट्री कैसे बनाते हैं. लेकिन फर्स्ट करें कि हमारे पास ये एक डिसीजन ट्री बना हुआ मौजूद है. यहाँ जो पहली नोड होगी उसे हम रूट नोड कहेंगे. जो आखिरी नोड्स होंगी उन्हें हम नॉर्मली रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उन्हें हम लीफ नोड्स कहेंगे. यू कैन सी इट एज एन इन्वर्टेड ट्री जिसमें रूट सबसे ऊपर है और लीफ सबसे नीचे हैं. राइट, और रूट नोड और लीफ नोड के दरमियान जितनी भी नोड्स होंगी उन्हें हम बिल अमूम डिसीजन नोड्स कहते हैं. फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास ये एक डिसीजन ट्री है और हमारे पास एक नई एग्जांपल आती है जिसके लिए हमें डिसाइड करना है कि ये कैट के तौर पे क्लासिफाई होगी या नहीं. तो लुकिंग एट द बिल्ट ऑफ द ट्री हम सबसे पहले ईयर शेप फीचर को देखते हैं. ईयर शेप इस एग्जांपल में पॉइंटिंग है तो हम लेफ्ट पे चले जाते हैं. राइट, उसके बाद अगला फीचर जो हमें देखना है दैट इज़ फेस शेप. फेस शेप इस पर्टिकुलर एग्जांपल में राउंड है तो अगेन राउंड के लिए हम लेफ्ट पे चले जाते हैं, और लेफ्ट पे जब हम जाते हैं तो हमें पता चलता है कि इस एनिमल को हम कैट के तौर पे क्लासिफाई कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ वी फाइंड द इन्फेरेंस इन अ डिसीजन ट्री. एंड एज आई सेड वी विल शॉर्टली बी टॉकिंग अबाउट इट कि हम ट्री बनाते कैसे हैं. डिपेंडिंग ऑन जो हमारा एग्जाम्पल डेटा है और जो नंबर ऑफ़ फीचर्स दस्तियाब हैं, हमारे पास ट्रीज़ मुख्तलिफ़ अशकाल में दस्तियाब हो सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ आपको 4 डिफरेंट फॉर्म्स में ये ट्रीज़ मिल रहे हैं. सो पहले 2 ट्रीज़ में जो पहला फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ीचर है जिसकी बेसिस के ऊपर सेपरेट किया जा रहा है वो ईयर शेप है, और उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ विस्कर्स और राइट साइड पे यहाँ फेस शेप पे सेपरेट हो रहा है. सो डिफरेंट ट्रीज़ डिफरेंट सेट ऑफ फीचर्स को डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करके बनाए जा सकते हैं, और उसके अंदर आउटकम्स डिफरेंट तरीके से हमारे सामने आ सकती हैं. ये सवाल अगरचे अभी तक अनआंसर्ड है कि हमें ट्री कैसे बनाना चाहिए. So let's now talk about the learning process that we use to build the trees. So here is an example. हमारे पास फ़र्ज़ करें जो ओरिजिनल डेटा सेट जो हमने अभी देखा था इसके अंदर यहाँ 10 एग्जांपल्स थी. इन 10 एग्जांपल्स में 5 एग्जांपल्स कैट की हैं और 5 एग्जांपल्स नॉट कैट या डॉग कह लें. राइट,
सो अगर हम इन 10 एग्जांपल्स के साथ अपना डिसीजन ट्री बनाने की कोशिश करें, तो सबसे पहले हमें यहाँ एक फ़ीचर का इंतखाब करना है। हमारे पास 3 फ़ीचर्स हैं, हम तीनों में से किसी फ़ीचर का इंतखाब कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें, ऑल्दो वी विल शॉर्टली बी टॉकिंग अबाउट दिस एस्पेक्ट एज़ वेल कि हम फ़ीचर कैसे सेलेक्ट करेंगे, लेकिन फ़र्ज़ करें कि हम ईयर शेप से स्टार्ट लेते हैं। अब ईयर शेप या पॉइंटी हो सकती है या फ्लॉपी हो सकती है, तो जो भी पॉइंटी ईयर वाले एनिमल्स होंगे इसमें, उन्हें हम लेफ़्ट पे ले जाएँगे, और जो फ्लॉपी ईयर शेप रखते हैं उनको हम राइट पे ले जाएँगे। इट टर्न्स आउट कि अगर हम इस बेसिस के ऊपर डिवीजन करें, तो 5 एग्ज़ाम्पल्स लेफ़्ट पे चली गईं जिनके ईयर पॉइंटी हैं, और 5 ही एग्ज़ाम्पल्स राइट पे आ गए जिनके ईयर फ्लॉपी हैं। अब बाय कन्वेंशन हमें लेफ्ट नोड के ऊपर फिर फैसला करना है। ट्री के अंदर आप जानते हैं ट्रेवर्सल लेफ्ट या राइट दोनों तरीके से किया जा सकता है। कन्वेंशन अलबत्ता ये है कि हम लेफ्ट से लेफ्ट को प्रेफर करते हैं, लेफ्ट को पहले सॉर्ट आउट करते हैं, फिर राइट की तरफ जाते हैं। सो यहाँ हम अब लेफ्ट के ऊपर हमें दोबारा एक डिसीजन क्राइटेरिया चाहिए। अब ईयर शेप की बेसिस के ऊपर हम पहले स्प्लिट कर चुके हैं, तो हमारे पास मजीद 2 फीचर्स हैं, दैट इज़ फेस शेप एंड विस्कर्स। हम दोनों में से कोई एक फीचर यहाँ पे मुंतखब कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हम यहाँ फेस शेप की बेसिस के ऊपर स्प्लिट करें अगर, तो फेस शेप में हमारे पास 2 आउटकम्स हैं, राउंड एंड नॉट राउंड। अब इन एग्जांपल्स में से जो राउंड शेप रखने वाले एग्जांपल्स हैं, उनको हम लेफ्ट पे ले जाएंगे, और जो नॉट राउंड है उनको हम राइट पे ले जाएंगे। अब लेफ्ट पे जो एग्जांपल्स गई जिनके फेस राउंड हैं, अगर हम उनके डेटा के अंदर लेबल्स देखें तो वो सारी की सारी कैट्स हैं। सो इफ़ दे आर ऑल कैट्स, दैट मीन्स कि अब हमें मज़ीद स्प्लिटिंग की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ सारी की सारी एग्जांपल्स एक ही क्लास को बिलॉन्ग करती हैं, हमें उन्हें मज़ीद तकसीम करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली जो राइट साइड पे एक एग्जांपल आई दैट इज़ ऑफ नॉट अ कैट अकॉर्डिंग टू द डेटा सेट, तो यहाँ भी हमें अब मज़ीद तकसीम करने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ जब हम लीफ नोड्स पर पहुँच गए, तो अब हम वापस राइट साइड पे चले जाएंगे। राइट साइड पे अगेन हमें यहाँ किसी फीचर का इंतखाब करना है कि हम किसकी बेसिस के ऊपर सेपरेट करें। ऊपर चूंकि हम ईयर शेप पे कर चुके हैं, तो अगेन हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, फेस शेप एंड विस्कर्स। लेट्स से वी चूज विस्कर्स एंड वी स्प्लिट ऑन द बेसिस ऑफ विस्कर्स। अब विस्कर्स की बेसिस के ऊपर स्प्लिट करें अगर, तो प्रेजेंट और एब्सेंट 2 केसेस हमारे पास होंगे। एक एग्जाम्पल ऐसी है जिसमें विस्कर्स प्रेजेंट है, एंड दैट इज ऑफ अ कैट। और 4 एग्जाम्पल्स ऐसी हैं 5 में से जिनमें विस्कर्स प्रेजेंट नहीं है, एंड दे आर ऑल ऑफ नॉट कैट, राइट। सो अब यहाँ चूंकि एक ही क्लास है और यहाँ भी एक ही क्लास है, लिहाजा ये नोड्स भी लीफ नोड्स बन जाएंगी। यहाँ से आगे हमें मजीद स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस वाज एन एग्जाम्पल बिल्डअप कि हम डिसीजन ट्री किस तरीके से बना सकते हैं। सो डिसीजन ट्री बनाते हुए हमें किन किन चीज़ों का डिसीजन करना पड़ता है। सबसे पहला, हाउ टू चूज वट फीचर टू स्प्लिट ऑन एट ईच नोड। किसी भी नोड के ऊपर उस फीचर का इंतखाब कैसे किया जाए जिसकी बेसिस के ऊपर हमें स्प्लिट करना है। सो अभी जो हमने डिसीजन ट्री फॉर एग्जांपल बनाया, उसके अंदर हमने ईयर शेप, फेस शेप या विस्कस का इस्तेमाल रैंडमली कर लिया। हमने इसके लिए कोई क्राइटेरिया इस्तेमाल नहीं किया जिसकी बेसिस के ऊपर हमने ये चॉइस की हो, बट वी नीड अ क्राइटेरिया। सो द क्राइटेरिया दैट वी यूज टू चूज अ फीचर एट एनी नोड टू स्प्लिट is purity. We say we want to maximize the purity or minimize the impurity. And what we mean by purity or impurity is कि हम इस किस्म की तकसीम चाहते हैं जिसके नतीजे के तौर पर हमारी क्लासेस प्योरेस्ट फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 5 कैट्स और 5 नॉन कैट्स हैं, तो हम चाहेंगे कि हमें पहला ही फीचर ऐसा मिल जाए जिसके नतीजे के तौर पर जब हम स्प्लिट करें तो कैट्स एक तरफ और नॉन कैट्स एक तरफ चली जाएं। दैट विल बी द मोस्ट प्योर डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल। सो फर्ज करें कि अगर हमारे पास कैट का डीएनए हो, सो इफ़ यू हैव दैट डीएनए फीचर जिसके ऊपर देखकर हम डायरेक्टली ये बता सकते हैं कि ये एग्जाम्पल कैट है या नहीं है, तो हम जाहिर है ये काम यहीं पे तमाम कर लेंगे। वी विल बी एबल टू क्लासीफाई ऑल द कैट्स एट द वेरी फर्स्ट फीचर एंड ऑल द नॉन कैट्स एट द वेरी फर्स्ट फीचर। सो दैट इज़ द बेस्ट पॉसिबल थिंग दैट वी वुड लाइक टू डू। लेकिन जस्ट फॉर इंस्टेंस इस केस में हमारे पास ये फीचर दस्तयाब नहीं है। इस केस में जो हमारे पास फीचर्स दस्तयाब हैं वो ईयर शेप, फेस शेप और विस्कर्स हैं। अब हम ये करते हैं कि इन तीनों की बेसिस के ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूशन करके देखते हैं कि हमें किस केस में सबसे ज़्यादा प्योरिटी मिलती है। ईयर शेप की बेसिस के ऊपर अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो 5 एनिमल्स पॉइंटी और 5 ही फ्लॉपी ईयर के साथ हैं। अब जो 5 लेफ्ट पे गए पॉइंटी ईयर के साथ, उनमें से 4 कैट्स हैं, और जो 5 राइट पे गए फ्लॉपी ईयर के साथ, उनमें से 1 कैट है।
सिमिलरली अगर आप फेस शेप की बेसिस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन करते हैं इसकी, सो लेफ्ट पे राउंड शेप्ड और राइट पे नॉट राउंड शेप्ड एग्जांपल्स मूव कर जाएंगी। राउंड शेप्ड एग्जाम्पल्स हमारे पास 7 हैं, जिनमें से 4 कैट्स हैं, और जो नॉट राउंड शेप्ड हैं उनमें हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स हैं, जिनमें से 1 कैट है। और फाइनली अगर हम विस्कर्स की बेसिस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो विस्कर्स 4 एग्जाम्पल्स में प्रेजेंट हैं, जिनमें से 3 कैट्स हैं, और 6 एग्जाम्पल्स में एब्सेंट हैं, जिनमें से 2 कैट्स हैं। अब हमें देखना ये है कि ये जो डिवीजन हमें मिल रही है इन तीनों फीचर्स की बेसिस के ऊपर, इनमें से सबसे ज़्यादा प्योर सैंपल हमें डिस्ट्रीब्यूशन हमें कौन सी लग रही है। सो लाइक 4 आउट ऑफ 5 प्रिटी गुड, 1 आउट ऑफ 5 प्रिटी गुड, क्योंकि यहाँ तकरीबन एक छोड़ के बाकी तमाम एग्जाम्पल्स एक ही क्लास की हैं। यहाँ भी एक छोड़ के बाकी तमाम एग्जाम्पल्स एक ही क्लास की हैं। यानी इफ वी कैन से कि अगर 1 आउट ऑफ 5 इज कैट, दैट मीन्स 4 आउट ऑफ 5 आर नॉट कैट। सो दिस इज वेरी गुड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ 4/7 और 1/3, यहाँ 3/4 और 2/6, निस्बतन हम ये कह सकते हैं कि ये पहले डिस्ट्रीब्यूशन की निस्बत रिलेटिवली लेस प्योर डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, right? We will put it into a perspective so that we can exactly calculate this as well, instead of just intuitively talking about it कि कौन सी distribution pure है या कौन सी less pure है। So इन तीनों की basis के ऊपर हमने ये करके देखा, हमें बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि ear shape की basis के ऊपर distribution करना शायद ज़्यादा मुनासिब रहेगा, क्योंकि इसमें हमारी distributions ज़्यादा clearly किसी particular class की तरफ move करती हुई नज़र आ रही हैं। तो पहले डिसीजन के बाद जो दूसरा डिसीजन हमें करना पड़ता है डिसीजन ट्रीज के अंदर, दैट इज व्हेन डू यू स्टॉप स्प्लिटिंग, कि हम कब तक स्प्लिटिंग करते रहेंगे, राइट? सबसे अच्छा क्राइटेरिया तो ये है कि हम तब तक स्प्लिटिंग करते रहें जब तक किसी एक नोड के ऊपर तमाम एग्जाम्पल्स एक ही क्लास की नहीं आ जाती। मसलन अगर सारी एग्जाम्पल्स किसी नोड पे कैट हैं तो मज़ीद स्प्लिट नहीं करेंगे, सारी एग्जाम्पल्स किसी सैम्पल के ऊपर नॉन कैट्स हैं तो भी मज़ीद स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? So that's the best case. But sometimes it is possible कि हमारे पास number of examples बहुत ज़्यादा हो, number of classes भी ज़्यादा हो सकती हैं, and similarly जो features हैं उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो एक और क्राइटेरिया ये हो सकता है कि हम अगर हमारे ट्री की डेप्थ किसी पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड को ब्रीच कर रही है, so we might say that no, it's no longer possible to grow the tree to that extent. So usually tree की डेप्थ जो होती है, अगर आप इसको देखें तो एक बाइनरी ट्री की शक्ल में ग्रो कर रहा है, तो बाइनरी ट्री की डेप्थ जो होती है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही होती है। सो इट्स लाइक 2 raised to power d नंबर ऑफ नोड्स एज इट इज़ लाइक ग्रोइंग फर्दर। सो ट्री की डेप्थ हमारे लिए कंसर्निंग हो सकती है इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी पर्टिकुलरली। तो समटाइम्स ऐसा पॉसिबल है कि हम ट्री की डेप्थ के ऊपर एक लिमिट प्लेस कर दें कि इससे ज़्यादा लेंथ का ट्री हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तीसरा क्राइटेरिया या चौथा क्राइटेरिया जो दोनों मिलते जुलते हैं, लाइक दैट इज कि अगर हमारा प्योरिटी स्कोर किसी खास थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल हम एक डिवीजन करते हैं और उस सूरत में मिसाल के तौर पे हमारे पास जो इम्प्रूवमेंट आ रही है प्योरिटी के अंदर, जो बेहतरी आ रही है वो बहुत मार्जिनल है, राइट? सो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास ये नॉट राउंड शेप के एग्जाम्पल्स हैं। इसमें जो 3 एग्जाम्पल हैं इनमें से एक कैट है। इट्स जस्ट वन एग्जाम्पल विच डज नॉट बिलोंग टू दिस particular class, that is of not cats, right? So 2 are not cats, 1 is not cat, and it can be questionable that should you really be that concerned about just making 100% sure that all examples belong to one class, या आप ये थोड़ा सा एरर टॉलरेट कर देंगे? बिकॉज आप ये जानते हैं कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का पर्पस अल्टीमेटली ये नहीं होता कि हर चीज़ 100% करेक्टली क्लासीफाई हो, बल्कि ये होता है कि वो जनरलाइज कर सकें। सो वी ऑल्सो डू नॉट वांट टू ओवरफिट। सो इट इज़ पॉसिबल कि अगर हमारी प्योरिटी स्कोर में एक खास थ्रेशोल्ड से ज़्यादा इजाफा नहीं हो रहा, वी माइट स्टॉप स्प्लिटिंग। या अगर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स इन अ नोड इज़ बिलो अ थ्रेशोल्ड, एग्जाम्पल्स ही बहुत थोड़ी सी रह गई हैं एक नोड के अंदर, तो तब भी हम इस प्रोसेस को वहाँ पे वाइंड अप कर दें। तो 2 डिसीजंस हैं जो हमें करने होते हैं। पहला, किस नोड पे स्प्लिट करना है, उसके लिए हमने कहा कि हम प्योरिटी की मैयर लेंगे, और दूसरा कि हम कब तक स्प्लिटिंग करते रहेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट
कि हम प्योरिटी को कैसे मैयर करते हैं, क्योंकि प्योरिटी की बेसिस के ऊपर हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें किस नोड पे सप्लिट करना है। प्योरिटी को मैयर करने के लिए हम जो मैयर इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी। And what is entropy? Let's say that P1 represents the fraction of examples that are cats. P1 उन फ्रैक्शंस उस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं जो कि हमारे टोटल डेटा सेट के अंदर कैट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट दिस मिडल एग्जांपल फर्स्ट। इस मिडल एग्जांपल में 6 पर्टिकुलर आइटम्स लिस्टेड हैं। 3 आर कैट एंड 3 आर डॉग। Fraction of cats in this is 3/6. So 3 out of 6 are cats. Now 3/6 is exactly 0.5, right? और यहाँ आपको एक फंक्शन की शेप नज़र आ रही है which is kind of inverted, like a kind of parabolic shape. अगर आप इस शेप को देखें तो x एक्सिस के ऊपर हमने P1 को प्लॉट किया हुआ है, दैट इज द फ्रैक्शन ऑफ कैट्स। अब अगर फ्रैक्शन ऑफ कैट्स 0.5 है विच इज से 0.5 इज हियर, यहां पे अगर आप y एक्सिस की वैल्यू को देखें तो दैट इज एग्जैक्टली 1। सो वी से दैट द एंट्रोपी ऑफ दिस पर्टिकुलर स्प्लिट इज 1, राइट? यहां 3 कैट्स और 3 डॉग्स हैं। यू कैन से दैट दिस इज probably the worst possible distribution कि आधी एग्जाम्पल्स एक क्लास की हैं और आधी एग्जाम्पल्स दूसरी क्लास की हैं, राइट? So this is the point where you get the highest value of entropy or highest value of impurity. On the contrary, अगर हम पहली एग्जाम्पल को देखें, पहली एग्जाम्पल में 6 के 6 डॉग्स हैं। So P1 is 0/6 or 0. And when P1 is 0, which is here, so we get entropy as 0 as well. So that means कि हमारे पास तमाम एग्जाम्पल्स एक ही क्लास को बिलोंग करती हैं, ऑल्दो वो क्लास कैट नहीं है, नॉट कैट है, बट दैट्स ऑल राइट। अब अगर एक ही क्लास के सारे आइटम्स हैं तो दैट्स द परफेक्ट थिंग दैट वी वांट। सो एंट्रोपी फॉर P1 इन दिस केस इज 0। और इसी तरीके से अगर आप लास्ट एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ 6 की 6 कैट्स हैं। सो P1 इज 6/6, 6 out of 6 आर कैट्स, दैट विल बी 1। और अगर आप 1 पे देखें एंट्रोपी की वैल्यू, that again is 0, right? So in general we can see कि अगर 0 है P1 फ्रैक्शन के तौर पे तो भी एंट्रोपी 0 है, अगर 1 है P1 फ्रैक्शन के तौर पे, सारे ही कैट्स हैं, तो भी एंट्रोपी 0 है। और अगर आपके पास एग्जैक्टली हाफ मिक्स ऑफ 2 क्लासेस है तो एंट्रोपी मैक्सिमम है which is 1. The fraction is 0.5 and the entropy is 1. और इसके दोनों तरफ एंट्रोपी कम हो रही है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये लाइक फोर्थ एग्जाम्पल देखें, यहाँ आपके पास 6 में से 5 कैट्स हैं, 5/6। Now 5/6 will be roughly equal to for example 0.8 something, right? 0.8 के ऊपर जाके अगर आप एंट्रोपी की वैल्यू नोट करें तो that turns out to be 0.65. Right, so this is relatively an impure sample, right? Not very pure, but 5 out of 6 is pretty good for one class. अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ आपके पास जो सेकेंड एग्जाम्पल है, इसमें आपके पास 6 में से 2 कैट्स हैं। So 2/6 is 0.33. और अगर आप 0.33 पे एंट्रोपी की वैल्यू नोट करें तो that is pretty high, 0.92. So this is quite an impure sample. So the middle sample is the most impure sample. The top and bottom samples are the most pure samples, right? And this sample, for example, the fourth one, is better than this sample, the second one, because we have 5/6 and the entropy is 0.6, and we have 2/6 and the entropy is 0.92. And what we want is we want to entropy to be as low as possible after the split. Now we can put this for example curve into a formula. Let's say if P1 denotes the fraction of examples that are cats, तो हम ये कह सकते हैं कि जो दूसरी क्लास है P0, that is the fraction of examples that are not cats, तो हम P0 को लिख सकते हैं 1 minus V1 because the fraction of both classes will sum up to 1. So if P1 is the fraction of examples as cats, then P0, which is the fraction of examples that are not cats, will be equal to 1 minus P1. So हम ये कह सकते हैं कि जो एंट्रोपी का फॉर्मूला है, H is the function that denotes this entropy. So P1 की फ्रैक्शन के ऊपर एंट्रोपी की जो वैल्यू है, that is defined as minus P1 log of P1
माइनस पी नॉट लॉग ऑफ पी नॉट, राइट। और चूंकि हम पी नॉट को 1 माइनस पी वन लिख सकते हैं, तो हम इसी फॉर्मूला को दोबारा यूं लिख सकते हैं, माइनस पी वन लॉग ऑफ पी वन माइनस 1 माइनस पी वन log of 1 minus p1. And if you closely look at this formula, you might get a feel that it is pretty much the same formula that we use for logistic loss or log loss, and it works in this situation as well. The perspective is a little different though, but it works perfectly here as well. And just to like say that we use the base for log 2 because this gives us a nice rounded number at the peak. Although अगर आप log की base कोई और भी इस्तेमाल करेंगे, तो as far as concept is concerned, the calculations will be all right. But for the sake of like better rounding of things, log base 2 is very suitable choice in this case. One more important aspect here is that when we get, for example, fraction of any particular class as 0, right? In that case, the thing that it will interpret is going to be 0 log 0. For example, if p1 is 0 in any particular case, it will turn out to be 0 log 0. And log 0 mathematically is undefined. But for the sake of implementation, we will be taking 0 log 0 as 0 instead of undefined. That's just for the sake of implementation so that we don't have to deal with negative infinity in any sense. Okay, so next important thing that we need to talk about is to define another measure based on the entropy calculation, and that is information gain. So we just talked about calculating entropy. और अब हम कोशिश करेंगे कि हम जो पहला फीचर हमें सेलेक्ट करना है, सबलेट करने के लिए हम उसको प्रॉपर कैलकुलेशन के बाद सेलेक्ट करें. Let's try out all three features and see which one out of these three features is the best feature to select on, right? Let's begin with ear shape. Ear shape के बेसिस के ऊपर हमारे पास 5 पॉइंटी और 5 फ्लॉपी एग्जाम्पल्स हैं, तो 5 एनिमल्स लेफ्ट पे और 5 राइट पे चले गए. अब यहाँ पे अगर आप P1 को देखें तो दैट इज 4 out of 5 आर कैट्स. यहाँ 5 में से 4 कैट्स हैं, सो द फ्रैक्शन इज 0.8. और अगर यहाँ देखें तो हमारे पास इन 5 में से सिर्फ एक कैट है, सो द फ्रैक्शन इज अगेन P1 इज इक्वल टू 1/5 विच इज 0.2, राइट. और अगर आप एंट्रोपी की वैल्यू कैलकुलेट करें 0.8 पे, that turns out to be 0.72. You can look at the curve that we had, as well as you can use the formula to calculate this value. And the same value is something that you get for the right node as well, which is the entropy at 0.2 is also the same, which is 0.72. Similarly, अगर आप इस एग्जाम्पल में देखें फेस शेप में, तो 7 एग्जाम्पल्स लेफ्ट पे चली गई जिनमें से 4 कैट्स हैं. 4/7 is 0.57. And the entropy value of entropy at 0.7 is say 0.99, which is pretty high, a pretty impure sample it is. And similarly, on left side, you get 3 examples. Like this is just numerical like description, but it is actually an example here. So 3 examples, and 1 out of 3 is a cat. So which will be 0.33 as fraction, and the value of entropy at 0.33 is 0.92. That's also like not a good purity in this context. Similarly, अगर आप विस्कर्स फीचर के ऊपर डिवीजन को देखें तो P1 is 3/4, which is 0.75, and the value of entropy at 0.75 is 0.81. और राइट साइड पे आपके पास 6 एग्जाम्पल्स जाती हैं जिनमें से 2 कैट्स हैं, which is again 0.33, and like here it was 0.33, the value of entropy at 0.33 is 0.92, right? Now, the first thing that you observe is that you are getting 2 values of entropy instead of 1. तो आप किसी भी एक फीचर पे सेपरेट करेंगे तो चूंकि आपके पास 2 सब ट्रीज बनेंगे, लेफ्ट और राइट ब्रांचेस बनेंगी, तो दोनों के ऊपर एंट्रोपी की वैल्यूज अलग अलग आ जाएंगी. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इज कि हमें ये भी देखना है कि किसी पर्टिकुलर एंट्रोपी की वैल्यू का वेट कितना है. मिसाल के तौर पे यहाँ आपके पास 7 एग्जाम्पल्स हैं और यहाँ आपके पास 3 एग्जाम्पल्स हैं, तो यहाँ जो एंट्रोपी की वैल्यू है उसकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा है बनिस्बत उस एंट्रोपी की वैल्यू के जो यहाँ पे है. तो हम बुनियादी तौर पे ये करेंगे कि हर एक एंट्रोपी की वैल्यू को उस नोड के वेट के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे. मिसाल के तौर पे इस केस में हमारे पास 10 में से 5 एग्जाम्पल्स यहाँ पे आई हैं, तो हम इस एंट्रोपी को 5/10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 10 में से 5 ही एग्जाम्पल्स यहाँ पे आई हैं, तो इस एंट्रोपी को भी हम 5/10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको ऐड कर देते हैं.
So entropy at point 8 multiplied by 5 by 10 and entropy at point 2 multiplied by 5 by 10. Similarly, इस केस में हमारे पास 7 एग्जाम्पल्स लेफ्ट में हैं. So the entropy at 0.57 is multiplied by 7 by 10 and entropy at this right node is multiplied with 3 over 10 because 3 out of 10 examples are on the right side here. And lastly, in case of whiskers, we get 4 examples on like left side, right? So we get 4 by 10. We multiply this entropy with 4 by 10 and 6 examples go on the right side. So we multiply this entropy with 6 by 10 and add them up. And one last thing is that instead of using the measure of entropy directly to calculate, to figure out the feature जिसकी बेसिस के ऊपर हम स्प्लिट करेंगे, हम एक और चीज़ ये करते हैं कि हम एक नेगेटिव ऑफ एंट्रोपी या एक काइंड ऑफ इन्वर्स ऑफ एंट्रोपी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं. हम करते ये हैं कि हम हर पेरेंट नोड के ऊपर एंट्रोपी की वैल्यू भी नोट करते हैं. अब पेरेंट नोड के ऊपर ज़ाहिर है तमाम ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स हमारे पास दस्तयाब हैं. 10 ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स जिनके साथ हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था, उन 10 में से 5 ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स कैट थी और 5 नॉन कैट थी. सो दैट मीन्स द फ्रैक्शन P1 वाज 5/10 और 0.5 और 0.5 पे एंट्रोपी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, दैट इज़ 1. सो दैट मीन्स कि रूट नोड के ऊपर एंट्रोपी की वैल्यू यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है. और हम क्या करेंगे कि ये जो एंट्रोपी का वेटेड सम हमने कैलकुलेट किया है 2 नोड्स के लिए, उसको पेरेंट नोड की एंट्रोपी से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो वंस वी डू दिस सब्ट्रैक्शन, दैट वी सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ द वेटेड एंट्रोपीज एट द लेफ्ट एंड राइट चिल्ड्रन of the parent from the entropy that we see on the parent node, तो ये जो डिफरेंस आता है इसको हम अब ज़ाहिर है इट्स काइंड ऑफ मेजरिंग द रिडक्शन इन एंट्रोपी. पेरेंट नोड पे एक एंट्रोपी की वैल्यू थी, उसमें से हमने चाइल्ड नोड की एंट्रोपी की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी. तो जो मेजर अब हमें मिलेगी हम उसे कहेंगे दिस इज़ अ मेजर ऑफ रिडक्शन इन एंट्रोपी के रिडक्शन कितनी हुई है. और फॉर्मली हम इसको रिडक्शन इन एंट्रोपी की बजाय इंफॉर्मेशन गेन कहते हैं कि हमने इंफॉर्मेशन कितनी गेन की है. सो इस केस में जो वैल्यू हमें मिलती है विच इज़ लाइक 0.28, 0.03 एंड 0.12, राइट. एंड आउट ऑफ दीज 3 वैल्यूज़ एंट्रोपी को हमें मिनिमाइज करना था, इंफॉर्मेशन गेन को ज़ाहिर है हम मैक्सिमाइज करना चाहेंगे. सो जो बेस्ट वैल्यू हमें मिल रही है विच इज़ 0.28. सो वी विल से that splitting on ear shape results in the best value of information gain. So that means कि root node के ऊपर हमें किस particular feature की basis के ऊपर split करना चाहिए, that is ear shape. And why so? Because ear shape is giving us the maximum value for information gain. And now we put it into a formula again. So like we devise the formula for entropy, we devise the formula for information gain as well. So हम जो फ्रैक्शन ऑफ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे हम उसको P1 लेफ्ट से डिनोट कर देते हैं, जो राइट पे एग्जाम्पल्स हैं उसको हम P1 राइट से डिनोट कर देते हैं. सो लाइक 4 out of 5 आर कैट्स हियर, 1 out of 5 आर कैट्स हियर. और सिमिलरली जो वेट है नोड का, सो कि जो आपका टोटल डेटा सेट था उसमें से कितनी एग्जाम्पल्स यहाँ पे आई, दैट इज़ 5/10, और कितनी यहाँ पे आई, दैट इज़ ऑल्सो 5/10, राइट. सो वी से दैट ओके दिस इज इंफॉर्मेशन गेन इज गोइंग टू बी द एंट्रोपी एट द रूट नोड subtracted the weighted sum of entropies on both children nodes. So like this is the weight of the left node multiplied by the entropy of P1 on the left node plus the weight of the right node multiplied by the entropy of at the right node for fraction P1. So that is the same calculation that we did here. We have just put it in the form of a formula here that is called information gain. Now, having defined information gain, we are now ready to define decision trees as a proper algorithm. So to like build a decision tree, what we do is start with all examples at the root node, जो हमारे केस में 10 थी. Calculate information gain for all possible features and pick the one with the highest information gain. अब हमारे पास 3 फीचर्स थे, हमने तीनों फीचर्स के लिए इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट की और उसमें से जिस फीचर के लिए हमें इंफॉर्मेशन गेन की वैल्यू मैक्सिमम मिली हमने उसका इंतखाब कर लिया. देन split data set according to selected feature and create left and right branches of the tree.
और जो फीचर आपने सेलेक्ट किया है उसकी बेसिस के ऊपर आप अपने डेटा सेट को स्प्लिट कर देंगे और आपके पास दो ब्रांचेस बन जाएंगी, लेफ्ट ब्रांच और राइट ब्रांच. सो दिस वाज एक्चुअली लाइक दिस. इस फीचर की बेसिस के ऊपर चूंकि इंफॉर्मेशन गेन सबसे ज्यादा थी तो ये स्प्लिट हमने क्रिएट कर लिया इस केस में. दिस इज व्हाट वी आर सेइंग सो फार. द नेक्स्ट थिंग इज कीप रिपीटिंग स्प्लिटिंग प्रोसेस अंटिल स्टॉपिंग क्राइटेरिया इज मैट. अब आपका ये स्प्लिटिंग का प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक आपका स्टॉपिंग क्राइटेरिया मीट नहीं हो जाता, विच इज या तो 100% एक ही क्लास की एग्जांपल्स आ जाए किसी नोड पे, या ट्री की डेप्थ एक खास थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाए, या इंफॉर्मेशन गेन में जो इजाफा है वो बहुत ही मिनिमम है, या नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स किसी पर्टिकुलर नोड के ऊपर बहुत कम रह गई हैं, तो आप अपना स्प्लिटिंग जो है उसको स्टॉप कर सकते हैं. जब तक स्प्लिटिंग क्राइटेरिया मीट नहीं होता, आपने जिस प्रोसेस के ज़रिए ये स्प्लिट किया है, अब आप इस जगह पे भी वही स्प्लिटिंग क्राइटेरिया इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे भी वही करेंगे. आपके पास जो फीचर्स बचे हैं आप उनके लिए मजीद कैलकुलेशन करके इंफॉर्मेशन गेन की बेसिस के ऊपर यू विल कीप मूविंग. सो लेट्स सी इट हाउ इट वर्क्स. तो पेरेंट नोड के ऊपर, रूट नोड के ऊपर हमने ये देखा कि हम ईयर शेप की बेसिस के ऊपर स्प्लिट कर रहे हैं, इसलिए कि हमने इंफॉर्मेशन गेन की कैलकुलेशन से ये देखा कि दिस इज द बेस्ट फीचर टू स्प्लिट ऑन. पॉइंटी और फ्लॉपी लेफ्ट और राइट पे चले गए. अब हमें फर्ज करें कि हम लेफ्ट से अगर स्टार्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे एक फीचर का इंतखाब करना है. हम पेरेंट पे ईयर शेप की बेसिस के ऊपर स्प्लिट कर चुके हैं. अब हमारे पास दो फीचर्स बचे हैं विच आर फेस शेप एंड विस्कर्स. अब हम वही काम जो कैलकुलेशन हमने यहाँ पे की थी एग्जैक्टली वही कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे. यहाँ पे दो फीचर्स हैं पॉसिबल. फेस शेप, हम फेस शेप की बेसिस के ऊपर स्प्लिट करके इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करेंगे. यानी हम इंफॉर्मेशन गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ जो एंट्रोपी की वैल्यू है और जो वेटेड एंट्रोपी की सम आएगा चिल्ड्रन नोड के ऊपर, हम उनकी सब्ट्रैक्शन के बाद जो वैल्यू आएगी हम कहेंगे कि इस नोड के ऊपर हमें इस पर्टिकुलर फीचर का इंफॉर्मेशन गेन ये मिल रहा है. सो हम दो फीचर्स हैं लाइक फेस शेप और विस्कर्स, हम उन दोनों के ऊपर इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करेंगे. और विदाउट कैलकुलेटिंग, लेट्स से कि इस केस में हमें फेस शेप की बेसिस के ऊपर बेहतर इंफॉर्मेशन गेन मिलता है, तो हम फेस शेप को यहाँ पे मुंतखब कर लेंगे और उसकी बेसिस के ऊपर स्प्लिट कर देंगे. अब राउंड शेप्ड एग्जाम्पल्स लेफ्ट पे और नॉट राउंड शेप्ड एग्जाम्पल्स राइट पे चली जाएंगी. अब जो राउंड शेप्ड एग्जाम्पल्स हैं वो सारी की सारी कैट्स हैं और जो नॉट राउंड हैं वो नॉन कैट्स हैं. सो आपका जो स्टॉपिंग क्राइटेरिया है वो यहाँ पे मीट हो जाता है बिकॉज सारी की सारी एग्जांपल्स एक ही क्लास को बिलोंग करती हैं. सो आप इसे कैट कह देते हैं, ये लीफ नोड बन जाती है, और इसी तरह इसे नॉट कैट कह देते हैं, ये भी लीफ नोड बन जाती है. अब जब यहाँ आप लीफ नोड्स तक पहुंच गए तो यू विल लाइक बैक ट्रैक, और अब आप जाएंगे राइट साइड पे. राइट साइड पे जाएंगे तो अब आपके पास अगेन दो चॉइसेस हैं. ईयर शेप की बेसिस के ऊपर आप ऊपर स्प्लिट कर चुके, अगेन आपके पास यहाँ फेस शेप और विस्कर्स दो फीचर्स पॉसिबल हैं. आप दोनों की बेसिस के ऊपर वही इंफॉर्मेशन गेन की कैलकुलेशन करेंगे जो आपने पेरेंट नोड पे की थी, और जिस पर्टिकुलर फीचर के लिए इंफॉर्मेशन गेन की वैल्यू बेहतर आएगी उसे आप यहाँ पे मुंतखब कर लेंगे. अगेन विदाउट कैलकुलेटिंग इट, से विस्कर्स की वैल्यू यहाँ पे बेहतर आती है और विस्कस की बेसिस के ऊपर आप ये स्प्लिट कर देते हैं. तो वो एग्जांपल्स जहाँ पे विस्कस प्रेजेंट हैं वो लेफ्ट पे चली जाएंगी, और जिनमें विस्कस एब्सेंट हैं वो राइट पे चली जाएंगी. एंड अगेन दिस इज वन कैट एंड दीज आर ऑल डॉग्स. अगेन आपका स्टॉपिंग क्राइटेरिया मीट हो जाता है बिकॉज आपके पास सारी एग्जाम्पल्स जो इस लेवल पे आई हैं वो एक ही क्लास को बिलोंग करती हैं. दैट मीन्स यू डू नॉट नीड टू कीप स्प्लिटिंग एनी फर्दर एंड यू हैव बिल्ड योर डिसीजन ट्री सक्सेसफुली बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया ऑफ इंफॉर्मेशन गेन. If you closely see, this is an example of a recursive algorithm. And you would know that recursion is something when a function calls itself. And recursion is usually a very beautiful way of modeling solutions where it is applicable. सारे problems को recursion से solve नहीं किया जा सकता, लेकिन जहाँ भी recursion के ज़रिए solutions achieve किए जा सकते हैं, it turns out to be a very composed way of solving things. So tree based algorithms के अंदर अक्सर recursion graph और tree based solutions के अंदर recursion अक्सर काफ़ी useful साबित होती है. So for example यहाँ हम ये कहेंगे कि exactly वो calculation, वो प्रोसेस जो आपने ईयर शेप के ऊपर फॉलो किया था, एग्जैक्टली वही आप यहाँ पे करेंगे.
लाइक रूट नोड पे किया था, एग्जैक्टली वही इसकी लेफ्ट ब्रांच पे करेंगे और एग्जैक्टली वही आप उसकी राइट ब्रांच पे करेंगे. सो दैट मीन्स यू विल बी यूजिंग द सेम फंक्शन to calculate this information gain for this node, and then for this node, and then for this node. The only thing is that the data might keep changing, but the calculation will remain exactly the same. So this is one example of recursive algorithm. The next important aspect that we talk about is using one hot encoding for categorical features. अभी तक हमारे पास जो कैटेगोरिकल फीचर्स थे, 3 फीचर्स थे और तीनों कैटेगोरिकल फीचर्स थे, ईयर शेप, फेस शेप एंड विस्कर्स. और इसके अंदर जो चीज़ हम नोटिस कर सकते थे वो ये थी कि सबकी वैल्यूज़ दो दो थी. सो फेस शेप हैज़ राउंड एंड नॉट राउंड एंड विस्कर्स हैज़ प्रेजेंट एंड एब्सेंट वैल्यूज़. फर्ज करें कि ईयर शेप में अब हमारे पास 2 की बजाय 3 वैल्यूज़ हैं. से वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ईयर्स, पॉइंटी, ओवल एंड फ्लॉपी. सो दैट मीन्स हमारा ट्री चेंज हो जाएगा. अब हमें यहाँ मिसाल के तौर पे अगर हम ईयर शेप की बेसिस के ऊपर स्प्लिट करते हैं तो हमें 2 नहीं बल्कि 3 ब्रांचेस मिलेंगी. नाउ विदाउट गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेट्स से वी वांट टू स्टिक टू द ओरिजिनल ट्री प्रोसेसिंग दैट वी वर डूइंग, दैट वाज हैविंग जस्ट 2 ब्रांचेस कमिंग आउट ऑफ अ नोड. हम ये कैसे अचीव कर सकते हैं? फॉर दैट वी कैन यूज वन हॉट एनकोडिंग. फॉर वन हॉट एनकोडिंग व्हाट वी डू इज कि जो फीचर जिसमें हमारे कैटेगोरिकल फीचर जिसमें हमारे पास वैल्यूज़ 2 से ज़्यादा आ गई हैं, उसमें जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं वो 3 हैं, पॉइंटी, ओवल एंड फ्लॉपी. हम पॉइंटी, फ्लॉपी और ओवल तीनों को फीचर्स बना देते हैं और इस फीचर को रिमूव कर देते हैं. यानी यहाँ जितने भी डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं उतने ही फीचर्स यहाँ पे बन जाएंगे. अब जब ये फीचर्स हमारे पास बन जाएंगे, हम जानते हैं कि ये एग्जाम्पल जो थी इसमें ईयर शेप पॉइंटी थी, हम पॉइंटी में 1 और बाकी में 0 लिख देंगे. और इस एग्जाम्पल में शेप ओवल थी तो हम पॉइंटी में और फ्लॉपी में 0 लिख देंगे और ओवल में 1 लिख देंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट? सो नाउ इंस्टेड ऑफ हैविंग वन वेरिएबल, one categorical variable which had 3 distinct values and we had to like modify our decision tree according to that, we are now having 3 features, 3 binary features. और फ़ायदा क्या है कि हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वैल्यूज़ अगेन 2 ही हैं, 0 1 0 1 एंड 0 1, राइट? सो दैट मीन्स हमारा ट्री उसी ब्रांचिंग फैक्टर यानी एक नोड से आगे मज़ीद 2 नोड्स ओरिजिनेट कर रही होंगी, उसी शेप में वापस आ गया. So in general हम ये कह सकते हैं कि if a categorical feature can take on k values, create k binary features 0 और 1 as valued. So अगर आपके पास k distinct values हैं किसी particular column में which is like more than 2, तो आप k binary features create कर लेंगे. और हम ये भी जानते हैं कि किसी भी particular example में जितने भी फीचर्स आपने क्रिएट किए उनमें से किसी एक की वैल्यू 1 होगी. फॉर एग्जांपल अगर ईयर शेप ओवल है तो ओवल 1 होगा, बाकी दोनों 0. अगर ईयर शेप फ्लॉपी है तो फ्लॉपी 1 होगा, बाकी दोनों 0. सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट वन हॉट, बिकॉज only one out of all these binary features will be hot or having value 1 and all others features will be cold or having value 0. Now this thing also applies to like for example neural networks. नॉट जस्ट डिसीजन ट्रीज. न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर एक बुनियादी लिमिट ये एग्जिस्ट करती है. आप जानते हैं कि न्यूरल नेटवर्क्स बुनियादी तौर पे न्यूमेरिक डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं. द बेसिक इक्वेशन दैट ड्राइव्स न्यूरल नेटवर्क कैलकुलेशन दैट वी हैव स्टडीड सो फार इज दैट वेटेड सम इक्वेशन दैट इज W1x1 प्लस W2x2 एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो दैट मैंडेट्स से आपके पास जो वेट्स की वैल्यूज़ हैं और एक्सेस की वैल्यूज़ हैं और बायस की वैल्यू है वो सारी की सारी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं. सो दैट मीन्स कि आप ये जो वन हॉट एनकोडिंग या एनी काइंड ऑफ एनकोडिंग है इसे आप न्यूरल नेटवर्क्स के लिए भी डेटा को सूटेबल बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. मिसाल के तौर पे आप यहाँ जैसे ये फीचर आपने वन हॉट एनकोड कर लिया, सिमिलरली आप एक सिंपल एनकोडिंग यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं. फेस शेप में राउंड को 1, नॉट राउंड को 0, सो आप इसको 1 0 में कन्वर्ट कर दें. सिमिलरली विस्कर्स को भी आप 1 0 में कन्वर्ट कर दें, राइट? सो सिंस न्यूरल नेटवर्क्स कैन नॉट डील विद नॉन न्यूमेरिक डेटा डायरेक्टली, सो वी हैव टू डू दिस काइंड ऑफ कन्वर्जन. सो वन हॉट एनकोडिंग और एनी सिमिलर एनकोडिंग इज नॉट जस्ट suitable to handle categorical features having more than 2 values for decision trees. It is also suitable for neural networks and some of the other algorithms in machine learning paradigm.
The next important aspect that we talk about is how to handle continuous valued features. अभी तक जो फीचर्स थे हमारे पास वो कैटेगोरिकल फीचर्स थे. फर्ज करें अब हमारे पास एक चौथा फीचर आ जाता है. इन एडिशन टू ईयर शेप, फेस शेप एंड विस्कर्स, वी ऑल्सो हैव वेट. So weight of a particular pet is given in the form of on the scale of pounds, right? Now weights is no more a categorical feature, it is a continuous value feature, right? अब काम तो हमें अभी भी वही करना है, that is to decide the split. अब हम ईयर शेप, फेस शेप, विस्कर्स की बेसिस के ऊपर तो हमने देखा कि हम स्प्लिट में इंफॉर्मेशन गेन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. हम कंटिन्यूस वैल्यू फीचर को कैसे हैंडल करेंगे, दैट्स व्हाट वी नीड टू एड्रेस नाउ. सो इन ऑर्डर टू डू दैट, हम इन वेट्स को अगर एक लाइन के ऊपर प्लॉट कर लें इस तरीके से कि हमारे पास जो कैट्स हैं उनके वेट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, नॉन कैट्स के वेट यहाँ पे लिखे हुए हैं, और वेट की वैल्यू हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट की हुई है, राइट, लाइक दिस. नाउ फर्ज करें हम ये कहते हैं कि वो तमाम एग्जाम्पल्स जिनका वेट 8 या उससे कम है, हम उस पर स्प्लिट कर लेते हैं. इसका नतीजा ये निकलेगा कि 2 एग्जाम्पल्स एक तरफ चली जाएंगी और बाकी 8 एग्जाम्पल्स दूसरी तरफ चली जाएंगी. सो लाइक वी गेट अ स्प्लिट वेयर वी हैव 2 आउट ऑफ 10 गोइंग टू द लेफ्ट ब्रांच एंड 8 आउट ऑफ 10 गोइंग टू द राइट ब्रांच. एंड द एंट्रोपी दैट वी नीड टू कैलकुलेट इज कि जो लेफ्ट साइड पे दोनों एग्जाम्पल्स गई हैं वो दोनों कैट्स हैं, सो इट विल बी 2/2, एंट्रोपी ऑफ 2/2, राइट. और जो राइट साइड पे 8 एग्जाम्पल्स गई हैं उनमें 3 कैट्स हैं, बाकी नॉन कैट्स हैं, तो इट विल बी 3/8. And if you subtract the sum of these weighted entropies from the entropy of the root node, that is 0.24, for example. अच्छा, फर्ज करें instead of splitting it on 8, let's say we split it on 9. We say कि जो 9 pounds या उससे कम वेट के एनिमल्स हैं उनको लेफ्ट पे ले जाएं, बाकी को राइट पे ले जाएं. In that case, what you get is 4 out of 10 go to the left branch, 6 out of 10 go to the right branch, and the entropy that you get is, ये जो चारों एग्जाम्पल्स लेफ्ट ब्रांच में गई हैं ये चारों कैट्स हैं, सो यू गेट एंट्रोपी ऑफ 4/4. और जो राइट साइड पे 6 एग्जाम्पल्स गई हैं उनमें सिर्फ एक कैट है, सो यू गेट एंट्रोपी ऑफ 1/6. एंड वंस यू कैलकुलेट द इंफॉर्मेशन गेन, यू गेट 0.61 एज द इंफॉर्मेशन गेन. जस्ट एज एन इंस्टेंस, लेट्स से हम यहाँ 13 पे स्प्लिट करके देखते हैं. अगर हम 13 पे स्प्लिट करें तो 7 out of 10 examples go to the left branch, 1 2 3 4 5 6 7, and 3 out of the 10 examples go to the right branch. यहाँ पे जो एंट्रोपी है, लेफ्ट पे जो 7 एग्जाम्पल्स गई उनमें से 5 कैट्स हैं, और जो राइट पे 3 एग्जाम्पल्स गई उनमें से कोई भी कैट नहीं है. सो द इंफॉर्मेशन गेन दैट वी गेट हियर इज 0.40. We can see, for example, out of these examples that we have tried in this case, we get the best split if we use weight to be less than or equal to 9, because the entropy value, information gain that there is highest, which is 0.61. Now the question really is कि हमें कितनी वैल्यूज ट्राई करनी पड़ेंगी इस केस में. सो द आंसर, सिंपल आंसर इज कि वर्स्ट केस में अगर आपके पास 10 एग्जाम्पल्स हैं तो आपको 9 मुख्तलिफ जगहों पे चेक करना पड़ सकता है कि इन्फॉर्मेशन गेन क्या आता है, राइट, अगर आप एग्जैक्टली बेस्ट फिगर कैलकुलेट करना चाहते हैं. ठीक है, अल्टरनेटिवली आप कुछ स्मार्ट प्ले करके इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा स्मार्ट बना सकते हैं, बट इन जनरल हम ये कहेंगे कि अगर आपके पास 10 एग्जाम्पल्स हैं तो आप यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ स्प्लिट करके देख सकते हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन गेन की वैल्यूज़ क्या आती हैं सूरत में, और जिस पर्टिकुलर स्प्लिटिंग के ऊपर आपके पास इंफॉर्मेशन गेन की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, आपके लिए वही सबसे बेहतर पॉइंट होगा स्प्लिट करने का, बेस्ड ऑन अ रियल वैल्यूड और लाइक कंटिन्यूस वैल्यूड फीचर. सो वी हैव सीन सो फार कि रिग्रेशन जो डिसीजन ट्रीज हैं वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए कैसे काम करते हैं. उसमें फीचर्स के अंदर हमने कैटेगोरिकल फीचर्स को भी ट्रीट करके देखा है, ऐसे कैटेगोरिकल फीचर्स को जिनमें सिर्फ 2 वैल्यूज़ थी और जिनमें 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ थी. 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ हो तो हम 1 हॉट एनकोडिंग कर लेते हैं, और फिर हमने एक फीचर ऐसा भी इंक्लूड करके देखा जो कि कंटिन्यूस वैल्यू रखता था, तो हमने देखा कंटिन्यूस वैल्यूड फीचर के ऊपर हम स्प्लिट कैसे करते हैं. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी टॉक अबाउट इज what if the problem is regression and not a classification? That means that the output is continuous valued
figure and not a categorical outcome like 0 1 or something like that. So regression trees को हम कैसे handle करेंगे? So regression trees के केस में, as you know, the output is a continuous number. So let's say कि हम यहाँ पे 3 input features इस्तेमाल करते हैं, वही 3 जो पहले इस्तेमाल कर रहे थे, right? That is ear shape, face shape and whiskers. फर्ज करें कि इस केस में जो हम प्रोडिक्ट कर रहे हैं वो क्लास नहीं, यानी कैट या नॉन कैट नहीं, बल्कि वेट्स को प्रोडिक्ट कर रहे हैं, right? So weight is obviously a continuous value variable, and that will be that will like transform this problem into a regression problem. अब एक कंटिन्यूस वैल्यूड फीचर की बेसिस के ऊपर स्प्लिटिंग का क्राइटेरिया तो हमने देख लिया, लेकिन अगर हम कंटिन्यूस वैल्यूड लाइक टारगेट को प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो उसको कैसे हैंडल करेंगे? दिस इज व्हाट वी नीड टू नो नाउ. जस्ट फॉर इंस्टेंस, अगर ये हमारा एक डिसीजन ट्री है और इसके ऊपर हमें एक एग्जाम्पल दी जाती है कि आप इसका वेट इन्फर करें इसके अंदर से, तो हम क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमें एक एग्जाम्पल दी गई, उसकी ईयर शेप को हमने देखा, वो पॉइंटी थी. फिर उसके फेस शेप को देखा, दैट वाज राउंड. तो हम यहाँ चले गए. यहाँ पे फर्ज करें वो 4 एग्जाम्पल्स हैं, राइट, जिनके जिनकी ईयर शेप पॉइंटी है और फेस शेप राउंड है. उन चारों के वेट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं 7.2, 8.4, 7.6 एंड 10.2. What we will do is we will take average of these weights and put it here. That is 8.35. So कोई भी एग्जाम्पल जो यहाँ क्लासीफाई हो रही होगी, हम उसका वेट प्रेडिक्ट करेंगे average of all the weights that are here on this node, that is 8.35. Similarly, अगर वो एग्जाम्पल जो है वो ईयर शेप पॉइंटी रखे और फेस शेप नॉट राउंड हो, तो यहाँ एक ही एग्जाम्पल है जिसका वेट 9.2 है, तो हम उसका वेट भी 9.2 प्रेडिक्ट कर देंगे. और अगर ईयर शेप फ्लॉपी हो और फेस शेप राउंड हो, तो इन तीनों का एवरेज 15, 18 और 20 का, दैट इज 17.7. सो वी विल प्रेडिक्ट द वेट टू बी 17.7. एंड लास्टली, इफ ईयर शेप इज फ्लॉपी एंड फेस शेप इज नॉट राउंड, तो यहाँ 2 एग्जाम्पल्स हैं 8.8 और 11. इसका एवरेज 9.9. सो वी विल बी प्रेडिक्टिंग द वेट टू बी 9.9. ओके, नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम स्प्लिट कैसे डिसाइड करेंगे. जब हमारे पास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम था, तो तब तो हम इंफॉर्मेशन गेन को कैलकुलेट कर लेते थे बेस्ड ऑन एंट्रोपी, राइट? नाउ वी विल नॉट बी एबल टू यूज दैट सेम एंट्रोपी क्राइटेरिया. लेट्स सी व्हाट वी कैन डू इन दिस केस. अगर अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें किस नोड की बेसिस के ऊपर स्प्लिट करना है, और हमारे पास 3 फॉर एग्जाम्पल फीचर्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हम स्प्लिट कर सकते हैं, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे और कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन गेन को कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेट्स से वी फर्स्ट टॉक अबाउट ईयर शेप. अगेन पॉइंटी, फ्लॉपी, 5 एग्जाम्पल्स यहाँ, 5 एग्जाम्पल्स यहाँ, राइट? द ओनली थिंग दैट चेंजेस नाउ इज कि वहां जहां हम पहले एंट्रोपी कैलकुलेट कर रहे थे, अब एंट्रोपी की जगह हम वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे वेट्स का. वेरिएंस बेसिकली ये बताता है कि जो वैल्यूज़ हैं वो कितनी डाइवर्जेंट हैं मीन से. सो हम जो वैल्यूज़ फॉर एग्जांपल 7.2, 9.2, 8.4, 7.6, 10.2, ये वेट्स हैं इन एग्जांपल्स के जो पॉइंटी एयर्स के साथ यहाँ पे हैं. हम ये देखेंगे कि इनकी मीन वैल्यू क्या है, और ऑन एवरेज ये जो वैल्यूज़ हैं ये मीन से कितना डाइवर्ज कर रही हैं. अगर ये मीन के करीब करीब होंगी सारी, फॉर एग्जांपल इस केस में ये वैल्यू 7.2 से 10.2 के दरमियान है, तो दैट्स अ वेरी क्लोज रेंज, तो वेरिएंस की वैल्यू कम होगी. और अगर रेंज बड़ी होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ 8.8, 15, 11, 18, 20, सो 8.8 से लेके 20 तक ये रेंज है, इस केस में वेरिएंस की वैल्यू काफ़ी बड़ी आएगी, बिकॉज इन जनरल वैल्यूज आर वेरिंग ग्रेटली फ्रॉम द मीन वैल्यू, राइट? तो वेरिएंस बेसिकली मेजर करता है कि वैल्यूज कितनी स्प्रेड आउट हैं. ओके, अब इस केस में वेरिएंस 1.47 है और इस केस में वेरिएंस 21.87 है. और यहाँ जो फॉर्मूला हम इंफॉर्मेशन गेन का कैलकुलेट कर रहे थे, हम वेट्स वैसे ही रख रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ पे एंट्रोपी की जगह पे वेरिएंस की वैल्यू प्लग इन कर देते हैं. सो लाइक 1.7 फॉर दिस लेफ्ट ब्रांच, 21.87 फॉर दिस राइट ब्रांच. और हम फिर क्या करते हैं, रूट नोड पे वेरिएंस लेते हैं. तो रूट नोड पे हमारे पास 10 एग्जाम्पल्स थी, उन 10 के 10 वेट्स का वेरिएंस अगर हम कैलकुलेट करें तो दैट इज 20.51 फॉर द रूट नोड. तो हम रूट नोड के वेरिएंस में से वेटेड सम ऑफ वेरिएंस ऑफ चिल्ड्रन नोड सब्ट्रैक्ट कर देंगे,
इससे हमें इंफॉर्मेशन गेन की वैल्यू मिलेगी, विच टर्न्स आउट टू बी 8.84 फॉर ईयर शेप, 0.64 फॉर face shape, and 6.22 for whiskers. So we can again clearly see that the best node to split on in case of a regression problem is again ear shape. And the only thing that is different in calculating the information gain when it comes to regression problems compared to classification problems is that instead of using the entropy value, we use the variance here. The rest of the formula is exactly the same that we used for information gain in case of classification problems. Okay, so next we talk about using multiple decision trees at one time to make your results more effective. One problem with trees is कि जो trees हैं वो डेटा के अंदर बहुत माइनर चेंज के लिए भी बहुत सेंसिटिव साबित हो सकते हैं. मिसाल के तौर पे आपको यहाँ लेफ्ट पे जो एग्जांपल नज़र आ रही है, इस एग्जांपल में यहाँ 10 ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं. इन 10 ट्रेनिंग एग्जांपल्स में अगर हम सिर्फ एक ट्रेनिंग एग्जांपल चेंज करें, ये फॉर एग्जांपल राउंड शेप्ड विद पॉइंटी ईयर एग्जांपल, अगर हम इसको सेम राउंड शेप विद विस्कर्स एंड फ्लॉपी ईयर में चेंज कर दें, तो हमारा जो फीचर टू स्प्लिट ऑन था, विच वॉज लाइक ईयर शेप, विच वॉज द बेस्ट फीचर टू स्प्लिट ऑन, दैट विल चेंज टू विस्कर्स फीचर. So the point that we want to like highlight is कि ट्रीज के अंदर डेटा के अंदर बहुत माइनर चेंज की वजह से भी काफ़ी सेंसिटिविटी पाई जाती है और ट्रीज की शक्ल एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती है. तो बिलअमूम इस किस्म की सेंसिटिविटी को हैंडल करने के लिए हम एक नहीं बल्कि मल्टीपल ट्रीज जो हैं उनको बिल्ड करते हैं और ट्रेन करते हैं, राइट. सो फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ करें हमारे पास ये 3 ट्रीज हैं और ये हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है. अगर हम इस एग्जांपल को पहले ट्री के मुताबिक क्लासिफाई करें तो इसमें विस्कर्स हैं और इसकी ईयर शेप पॉइंटी है, तो पहली ट्री के मुताबिक ये एक कैट है. दूसरे ट्री के मुताबिक इसकी ईयर शेप पॉइंटी है, फेस शेप नॉट राउंड है, तो ये एक नॉट कैट है. और तीसरे ट्री के मुताबिक इसकी फेस शेप नॉट राउंड है, विस्कर्स प्रेजेंट हैं, तो ये एक कैट है. तो अब यहाँ 3 ट्रीज में से 2 के मुताबिक ये कैट है और 1 के मुताबिक नॉट कैट है, और बाय अ मेजॉरिटी वोट ऑफ 2 to 1 वी विल नाउ क्लासिफाई इट एज कैट. तो ट्रीज, मल्टीपल ट्रीज को साइमल्टेनियसली इस्तेमाल करना, या यूं कहें कि ट्रीज का एक एंसेंबल बना लेना, इसका बुनियादी मतलब ये है कि आप ट्रीज के अंदर जो पाई जाने वाली बुनियादी सेंसिटिविटी है एग्जाम्पल्स के एतबार से, उसको, उस इफ़ेक्ट को मिनिमाइज करना चाहते हैं, और आप एक की बजाय एक से ज़्यादा ट्रीज बिल्ड करते हैं, और फिर आप उनके ऊपर प्रेडिक्शंस लेने के बाद वो प्रेडिक्शन जो ज़्यादा ट्रीज में कॉमन होती है, उस प्रेडिक्शन को अपनी हतमी प्रेडिक्शन समझते हैं. अब सवाल ये पैदा होता है कि हम जो ट्रीज़ का अंसाम्बल है वो किस तरीके से बनाते हैं, हम मल्टीपल ट्रीज़ को किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं. वन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट प्लेज अ रोल हियर लाइक दैट कम्स फ्रॉम स्टेटिस्टिक्स इज कॉल्ड सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट. नाउ द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट. फर्स्ट करें कि आपके पास एक बैग है और उसके अंदर ये 4 टोकन्स हैं, राइट. लेट्स से दैट वी हैव अ रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लू टोकन, राइट. सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट का प्रिंसिपल ये है कि आप इस बैग में से बगैर देखे रैंडमली एक टोकन निकालेंगे. फर्स्ट करें वो टोकन जो आपने निकाला वो ग्रीन था, राइट. अब इसके बाद आप ये टोकन वापस उस बैग में डाल देंगे, राइट. बैग में वापस 4 टोकन हो गए. फिर आप एक और टोकन रैंडमली उसमें से निकालेंगे. फर्स्ट करें वो येलो था, आप वो येलो टोकन वापस उसमें डाल देंगे. दोबारा बैग में 4 टोकन हो गए. अब आपने दोबारा उसमें से एक टोकन निकाला, फर्स्ट करें वो ब्लू था, आप इस ब्लू टोकन को भी वापस उसी बैग में डाल देंगे. और अब आप चौथी बार एक और टोकन निकालेंगे तो जाहिर है मुमकिन है कि दोबारा ब्लू आपके हाथ में आ जाए. फर्ज करें तो दोबारा आपके पास ब्लू आ गए, राइट. अब आपने 4 टोकन्स जो कि बैग के अंदर थे, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट के साथ आपने रैंडमली 4 टोकन्स को पिक किया, और जो टोकन्स आपके हाथ में आए वो ग्रीन, येलो, ब्लू और ब्लू थे, राइट.
इसे हम कहते हैं सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, यानी जब आप एक सैंपल उठा लेते हैं तो आप उसे दोबारा दोबारा पिक करने से पहले दोबारा उसी सैंपल में उसको शामिल कर देते हैं एक आइटम को, राइट। अगर हम ये रिप्लेसमेंट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट ना करें, अगर हम ये करें कि एक फॉर एग्जांपल हमने पहला टोकन उठाया ग्रीन और उसे साइड पे कर दिया, बाकी रह गए तीन। फर्ज करें हमने उनमें से एक उठाया तो येलो, बाकी रह गए दो। तो फर्ज करें पहले हमारे हाथ में ब्लू आया तो उसको भी हमने अलग कर दिया, तो वापस ज़ाहिर है रेड ही रह जाएगा, तो वी कैन डिटर्मिनिस्टिकली से कि रेड ही आएगा। यानी अगर हम रिप्लेसमेंट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट ना करें तो फिर हमें हर हाल में यकीन होगा कि वही चार टोकन हमारे हाथ में आएंगे। लेकिन अगर हम रिप्लेसमेंट इस्तेमाल करें तो इसमें ऐसा मुमकिन है कि कोई पर्टिकुलर टोकन मल्टीपल टाइम्स आपके हाथ में आ जाए। तो आपके पास जो सैंपल, फॉर एग्जांपल आप 4 बार अगर ये काम करते हैं तो पहली बार फॉर एग्जांपल से ग्रीन येलो ब्लू ब्लू आया, सेकंड टाइम रेड येलो रेड एंड ग्रीन आया, थर्ड टाइम से ग्रीन ग्रीन ब्लू एंड रेड आया, फोर्थ टाइम रेड ब्लू ग्रीन येलो एंड फॉर एग्जांपल ग्रीन आपके हाथ में आया, राइट। सो आपके पास जो मल्टीपल एग्जांपल्स बनेंगी उसके अंदर रैंडमाइजेशन का इम्कान मौजूद होगा। अब यही काम हम करते हैं जब हम मल्टीपल ट्रीज ग्रो करना चाहते हैं, तो जो ट्रेनिंग एग्जांपल्स हमारे पास होती हैं हम उसमें से रैंडमली ट्रेनिंग एग्जांपल्स को सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में हमारे पास 10 ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं, तो हम इनको रैंडमली सेलेक्ट करेंगे इसके अंदर से। रैंडमली सेलेक्ट करने का मतलब ये है विद रिप्लेसमेंट, तो उसका मतलब बेसिकली ये है कि हमारे पास 10 ट्रेनिंग एग्जांपल्स ही होंगी, लेकिन जब हम उन्हें रैंडमली सेलेक्ट कर रहे होंगे और विद रिप्लेसमेंट सेलेक्ट कर रहे होंगे तो हमारे पास रैंडमाइजेशन अक्रॉस मल्टीपल सैंपल्स एग्जिस्ट करती होगी, क्योंकि कुछ सैंपल्स रिपीट हो जाएंगे और कुछ सैंपल्स मिस हो जाएंगे उसके अंदर से। So one way of doing this is we talk about like this a particular example of like tree ensembles that is called random forest algorithm. So we begin with a very simple description कि हम ट्री के जो सैम्पल्स हैं वो कैसे जनरेट करते हैं। वी से गिवन अ ट्रेनिंग सेट ऑफ साइज m, हमारे पास m ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स हैं, तो हम क्या करते हैं, फॉर b इज इक्वल टू 1 to b, use sampling with replacement to create a new training set of size m and train a decision tree on the new data set. तो आप m एग्जाम्पल्स थी, आप b टाइम्स कैपिटल b टाइम्स आप इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे, राइट। हर बार आप क्या करेंगे, आप सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट के जरिए एक नया ट्रेनिंग सैंपल क्रिएट करेंगे। अब जो नया ट्रेनिंग सैंपल आप क्रिएट करेंगे उसमें कुछ एग्जाम्पल्स रिपीट हो सकती हैं और कुछ एग्जाम्पल्स मिस हो सकती हैं। सो पहली बार जो आपने 10 आइटम्स का ट्रेनिंग सैंपल क्रिएट किया उसकी बेसिस के ऊपर आप एक ट्री बना लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले ट्री एल्गोरिथम एक डिस्कस किया कि हम ट्री कैसे बिल्ड करते हैं, फीचर्स का इंतखाब कैसे करते हैं। इस डेटा के मुताबिक जो आपने फॉर एग्जांपल डिसीजन ट्री बनाया उसमें विस्कर्स सबसे अहम फीचर साबित हुआ, उसके बाद ईयर शेप एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। उसके बाद आपने यही सैंपल दोबारा क्रिएट किया, राइट। अगेन आप सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा कुछ आइटम्स इसमें रिपीट हो सकते हैं, कुछ आइटम्स मिसिंग भी हो सकते हैं। सो वी एक्सपेक्ट दैट देयर विल बी सम काइंड ऑफ डिफरेंस फ्रॉम दिस सैंपल टू दिस सैंपल, राइट। एंड से इस केस में जो आप डिसीजन ट्री बिल्ड करते हैं फॉर एग्जाम्पल वो इस किस्म का डिसीजन ट्री बिल्ड होता है। तो अब यहाँ हम ये कहते हैं, इसको हम कहते हैं बैग्ड डिसीजन ट्री। हम यहाँ पे ये मल्टीपल डिसीजन ट्रीज क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर हम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट की मदद से ट्रेनिंग सेट के मल्टीपल सैंपल्स क्रिएट करते हैं और हर सैंपल के लिए एक अलग ट्री ग्रो कर लेते हैं। आमतौर पर ये जो कैपिटल बी है इसकी वैल्यू, रिकमेंडेड वैल्यू 64 से लेके 128 के दरमियान यूजुअली लोग इसको रखते हैं। एंड पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक पीपल बिलीव के 100 के करीब ट्रीज ग्रो कर लेने से जो एक अमूमी प्रॉब्लम सेंसिटिविटी टू डेटा का होता है, आप समझ लें कि आपने उसको रिजॉल्व कर लिया। So that is good enough in general. So like this strategy where we like use sampling with replacement to create multiple samples and then grow a tree for each of those samples is called bagged decision trees. Okay. अब ये जो बैग्ड डिसीजन ट्री है इसके अंदर एक छोटी सी वेरिएशन लेके हम आते हैं और उस वेरिएशन के नतीजे में जो एल्गोरिदम रिजल्टेंटली हमें मिलता है हम उसको कहते हैं रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम। सो अ डिसीजन ट्री इज अ सिंपल tree algorithm, or a random forest is also a decision tree, but it's not just a simple tree, a decision tree. It's basically a tree ensemble, so like it uses multiple trees. So यहाँ हम क्या कहते हैं, at each node when choosing a feature to use to split
If n features are available, pick a random subset of k less than n features and allow the algorithm to only choose from the subset of the features. Now, before explaining this, let's go back. यहां हमने ये कहा था कि आप सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट के जरिए मल्टीपल सैंपल्स क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन यहां भी अक्सर ये चीज़ ऑब्जर्व करने में आती है कि चूंकि आप सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत सारे सैंपल्स जो होते हैं, चूंकि डेटा तो आपके पास वही है, तो बहुत सारे सैंपल्स एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, और जो डाइवर्सिटी या इफेक्टिविटी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बहुत सारे ट्रीज ग्रो करके हासिल कर लेंगे, आप उसे उस लेवल पे हासिल नहीं कर पाते, राइट? रैंडम फॉरेस्ट इस चीज़ का एक सोल्यूशन ये सजेस्ट करता है कि आप ऐसा करें कि किसी भी नोड के ऊपर अगर आपके पास n फीचर्स हैं और आपने n में से बेस्ट फीचर सेलेक्ट करना है बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन गेन, तो आप n नहीं बल्कि कोई k वैल्यू चूज कर लें विच इज़ लेस देन n। यानी फर्ज करें आपके पास 10 फीचर्स हैं, तो आप पहले 10 में से फॉर एग्जांपल 5 फीचर्स रैंडमली सेलेक्ट कर लें और उनकी इंफॉर्मेशन गेन के बेसिस के ऊपर आप बेस्ट फीचर्स चूज कर लें, बजाय इसके कि आप सारे फीचर्स को इस्तेमाल करें, राइट? द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ दिस इज कि जो आप ट्रीज इसके रिजल्ट के तौर पे ग्रो करते हैं, उनके अंदर वेरिएशंस आने के इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कंपेयर टू इफ यू यूज सिंपल बैग्ड decision trees. Or the recommendation is that k is usually kept equal to square root of n, which is like used in mostly in random forest algorithm. So the only thing from bagged decision tree to random forest transition is कि बजाय इसके कि किसी एक पर्टिकुलर नोड के ऊपर वो तमाम फीचर्स जिसकी बेसिस के ऊपर आप स्प्लिट डिसाइड कर सकते हैं, आप उन तमाम की इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करके उसमें से बेस्ट फीचर का इंतखाब करें। आप एक सबसेट ऑफ फीचर्स का इंतखाब पहले कर लें रैंडमली, और फिर उसमें से बेहतरीन इंफॉर्मेशन गेन वाले फीचर के साथ अपने ट्री को बिल्ड कर लें। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो एक्सपेक्टेशन या चांस ऑफ सिमिलैरिटी है अमंग डिफरेंट ट्रीज ड्यू टू सिंपल सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, उसका इम्कान कम हो जाएगा और आपके ट्रीज के अंदर वेरिएशंस ज़्यादा बेहतर कैप्चर की जा सकेंगी। इन जनरल, random forest has turned out to be a very handy choice when like building trees. और अगर आपके पास कोई बहुत ज़्यादा ख़ास computational constraints grow नहीं करते, तो बिलअमूम using random forest instead of using simple decision trees invariably turns out to be a much more effective solution in like modeling your problems. Another example, very popular, very useful example of tree ensemble is using XGBoost. So what is XGBoost? हम इन्हें basically हम कहते हैं boosted trees. So boosted trees के अंदर आप वही algorithm इस्तेमाल करते हैं backed decision trees वाला. So given a training set of size m for b is equal to 1 to b, use sampling with replacement to create a new training set of size m and then train a decision tree. But within these two steps हमने एक डिटेल और ऐड कर दी। हमने ये कहा, but instead of picking from all examples with equal probability, make it more likely to pick examples that the previously trained trees misclassify. So what we are saying here is कि अगर आपके पास 10 एग्जाम्पल्स हैं, तो पहली एग्जाम्पल के सेलेक्ट होने का इम्कान क्या है? 1/10, दूसरी का भी 1/10, तीसरी का भी 1/10, चौथी का भी 1/10। हर एग्जाम्पल का सेलेक्ट होने का इम्कान प्रोबेबिलिटी बराबर है, राइट? यहां हम ये कहते हैं कि नहीं, आप ऐसा मत करें कि आप हर बार बराबर प्रोबेबिलिटी के साथ फीचर्स की इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का फैसला करें, बल्कि आप यूं करें कि आप पहले एक रैंडम सैंपल क्रिएट करके एक ट्री ग्रो कर लें। फिर आप ये देखें कि इस ट्री के ऊपर अगर आप अपने टेस्ट डेटा को इस्तेमाल करते हैं, तो ये किन किन एग्जाम्पल्स को मिस क्लासीफाई करता है। जिन जिन एग्जाम्पल्स को ये मिस क्लासीफाई करता है, उन एग्जाम्पल्स को, फॉर एग्जाम्पल फर्ज करें इसने ये दूसरी, छठी और आठवीं एग्जाम्पल को मिस क्लासीफाई किया, तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ा दें कि जो नेक्स्ट सैंपल क्रिएट होगा उसमें ये 3 फीचर्स जो हैं, इनके इंक्लूड होने की प्रोबेबिलिटी बाकी फीचर्स की निस्बत कुछ ज़्यादा होगी। सो इसे बिलअमूम एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, डेलिबरेट प्रैक्टिस। सो फॉर एग्जांपल, इफ़ वी से दैट वी वांट टू लर्न टू प्ले अ पियानो,
right? So we have, say, like we are practicing like with 7 or 8 different keys. तो बजाय इसके कि हम अपनी प्रैक्टिस में उन तमाम 7-8 कीज़ को ही प्रैक्टिस में इंक्लूडेड रखें, हम ज़्यादा फ़ोकस उन कीज़ पे करने की कोशिश करते हैं जो जिनको हम अच्छे से प्ले नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स कॉल्ड डिलिबरेट प्रैक्टिस। तो बूस्टेड ट्रीज़ भी ये कहते हैं कि जब आप नया सैंपल क्रिएट करें, तो सिंपल सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट इस्तेमाल करने की बजाय, जिसमें तमाम ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी, आप उन एग्जाम्पल्स को जिनको प्रीवियस ट्री ने मिस क्लासिफाई किया है, उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्लूजन को बढ़ा दें, ताकि आप उनको ज़्यादा फोकस करें जो मिस क्लासिफाई हो रहे हैं। दिस विल हेल्प यू बिल्ड अ बेटर डिसीजन ट्री। सो दैट मीन्स कि जब आप दूसरा ट्री बनाएंगे, तो आप पहले के अंदर मिस क्लासिफाई होने वाले पॉइंट्स को ज़्यादा चांस देंगे। ठीक है। तीसरा ट्री बनाएंगे तो पहले और दूसरे में जो मिस क्लासिफाई हुए हैं उनकी प्रोबेबिलिटी नॉर्मल से ज़्यादा होगी। अगर आप B-1 ट्रीज बना चुके हैं और अब आप बीथ ट्री बनाने जा रहे हैं, तो इसमें 1 से लेके B-1 तक तमाम के अंदर जो एग्जाम्पल्स मिस क्लासिफाई हुई हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्लूजन इन द सैम्पल विल बी मोर देन दी अदर्स। ये probability कैलकुलेशन कैसे होती है, दिस इज लाइक बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस कोर्स। वी विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट हाउ वी एग्जैक्टली कैलकुलेट दिस probability. But it turns out that like boosted trees turned out to be a very handy option in this regard. One example of boosted trees is called XGBoost, or extreme gradient boosting. Now, this is an open source implementation of boosted trees. It is like very fast and efficient implementation, and it's a good choice of default splitting criteria and criteria for when to stop splitting. So दो सवाल हैं प्राइमरी जो डिसीजन ट्रीज को बिल्ड करने में हम इस्तेमाल करते हैं, कि उस फीचर का इंतखाब कैसे करना है जिसकी बेस पे स्प्लिट करेंगे, और कब स्प्लिटिंग रोक देनी चाहिए। सो बूस्टेड ट्रीज के अंदर ये क्राइटेरिया बहुत अच्छे से डिफ़ॉल्ट में इम्प्लीमेंटेड है, एंड इट वर्क्स वेरी वेल इन मोस्ट सिचुएशंस। एक और अच्छी चीज़ जो बूस्टेड ट्रीज के अंदर है, वो है रेगुलराइजेशन। सो रेगुलराइजेशन इज़ बिल्ट इन, और रेगुलराइजेशन, इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम पास्ट, तो हम उसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं कि ये ओवरफिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और वन ग्रेट अचीवमेंट दैट हैज़ बीन डन विद XGBoost इज़ कि केगल के ऊपर जो होस्ट होने वाले कॉम्पिटिशन्स हैं, उनमें XGBoost इज़ वन ऑफ द मोस्ट competitive and productive and winning algorithms in those machine learning competitions. Like neural networks, yeah, XGBoost are outrightly the two most famous choices to win competitions on Kaggle. और अगर आपको XGBoost को इस्तेमाल करना है, यू सिंपली यूज फ्रॉम XGBoost इंपोर्ट XGBoost क्लासिफायर और रिग्रेसर। अगर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो क्लासिफायर, रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो रिग्रेसर। आप मॉडल क्रिएट करेंगे, फिट करेंगे ट्रेनिंग डेटा और ट्रेनिंग लेबल्स के साथ, राइट, और फिर प्रिडिक्ट कर लेंगे ऑन टेस्ट डेटा, और आपको एक्यूरेसी इसकी पता चल जाएगी। सो दिस इज हाउ सिंपल इट इज़ टू क्रिएट अ क्लासिफायर और अ बूस्ट और अ रिग्रेसर यूजिंग XGBoost. And it's a kind of repetitive thing, but let's finally like conclude by saying that when to use decision trees. So, like generally, we say that trees and tree ensembles work very well on tabular or structured data. तो अगर आपका डेटा रोज और कॉलम्स की शक्ल में है, स्ट्रक्चर्ड डेटा है, ऑर्गेनाइज्ड डेटा है, तो ट्रीज़ आम तौर पे बहुत अच्छा काम करते हैं, और ख़ास तौर पे अगर आप ट्री ensembles इस्तेमाल कर लें तो आप अच्छे नताइज हासिल कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है आप इसे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए उस तरह से इफ़ेक्टिव नहीं पाएंगे। लाइक अगर आपको इमेजेस, ऑडियो या टेक्स्ट को प्रोसेस करना है, तो उस सूरत में ट्रीज़ कोई अच्छी चॉइस नहीं होंगे। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के केस में आप आमतौर पर न्यूरल नेटवर्क्स का सहारा लेते हैं, एंड ऑब्वियसली इम्प्लीमेंटेशन के अतबार से, वर्किंग के अतबार से दे आर फास्टर एज वेल, राइट। सो यूजली जो हमारा साइकिल होता है, हम उसमें मॉडल आर्किटेक्चर कोई चूज़ करते हैं, मॉडल को ट्रेन करते हैं, राइट, और फिर आप मॉडल को इवेल्युएट करते हैं, और इट इज़ पॉसिबल कि आप इस लूप के अंदर मूव करते हुए बहुत सारे डिफरेंट मॉडल्स, बहुत सारे डिफरेंट सप्लेट्स और हाइपर पैरामीटर्स के साथ प्ले करें, अल्टीमेटली टू फिगर आउट कि आपकी गिवन सिचुएशन और गिवन प्रॉब्लम के लिए कौन सा मॉडल और कौन सी कन्फिगरेशन बेहतरीन काम करती है। सो मशीन लर्निंग एक आइटरेटिव प्रोसेस होता है। हम लाइक वन वे ट्रैफिक के साथ ये नहीं कह सकते कि बस इस सिचुएशन में ये मॉडल इस्तेमाल कर लें। जैसे जैसे हमारा तजुर्बा ग्रो करता है, तो हमारी इंटुइशन हमें
डिफ़ॉल्ट चॉइसेस हमारी अच्छी साबित होने लगती हैं, बट स्टिल इट्स एन आइटरेटिव प्रोसेस एंड वी हैव टू ट्राई मेनी डिफरेंट थिंग्स टू फाइंड आउट एन इफेक्टिव सॉल्यूशन टू अ गिवन प्रॉब्लम. So to summarize, decision trees and tree ensembles work well on tabular data, not recommended for unstructured data, and small decision trees may be Heyman interpretable because decision trees के अंदर हम बहुत वाज़े अंदाज में मूव कर रहे होते हैं कि आप लेफ़्ट पे कैसे जा रहे हैं, राइट पे कैसे जा रहे हैं, तो उनके अंदर इंटरप्रेटेबिलिटी का पैटर्न मौजूद होता है. लेकिन जैसे जैसे आपके ट्री की लेंथ ग्रो करती है या जब आप ख़ास तौर पे मल्टीपल ट्रीज ग्रो करते हैं, ट्री ensembles का इस्तेमाल करते हैं, तो इंटरप्रेटेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं रहती. न्यूरल नेटवर्क्स ऑन द अदर हैंड दे वर्क लाइक वेल ऑन ऑल टाइप्स ऑफ डेटा इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. स्ट्रक्चर्ड डेटा के ऊपर चूँकि लाइक ट्री बेस्ड एल्गोरिथम्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, इट कैन बी क्वेश्चनेबल थिंग कि क्या आपको वहाँ पे भी न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, बिकॉज अगर आपका प्रॉब्लम सिंपलर है और सादा एल्गोरिदम्स उसके ऊपर अच्छे नताइज दे सकते हैं, तो आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स उसके ऊपर क्यों इस्तेमाल करेंगे. इट्स sometimes can prove to be an overkill kind of situation. So obviously we can expect that neural networks will be slower in training compared to decision trees, right? But one good aspect of neural networks is that they work with transfer learning. By transfer learning we mean कि अगर किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर किसी ने कोई एल्गोरिदम ट्रेन कर दिया है, तो आप उसके ट्रेन किए हुए एल्गोरिदम को अपने सिमिलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसे हम ट्रांसफ़र लर्निंग कहते हैं. बजाय इसके कि आप स्क्रैच से नया मॉडल ट्रेन करें, आपने वो चीज़ें जो पहले किसी ने लर्न की हुई हैं, उनको अपने प्रॉब्लम के एतबार से फाइन ट्यून कर सकते हैं. ये फैसिलिटी अलबत्ता डिसीजन ट्रीज जैसे एल्गोरिथम्स में दस्तयाब नहीं होती. So when building a system of multiple models working together, it might be easier to string together multiple neural networks क्योंकि transfer learning वहाँ पे काम करती है, decision tree के केस में ये काम नहीं करती. So that's it for decision trees. If you have any questions, you can share those questions and I will be happy to answer those. All the best.